हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कार्डियोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे एंडोकार्डाइटिस, और उसमें हमने मेनली फोकस करना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पे। ठीक है, व्हाट इज एंडोकार्डाइटिस? इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। अब आप सबको मालूम है व्हाट इज एंडोकार्डियम। ऑल ऑफ यू नो कि दिल के 3 लेयर्स होंगे, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। द इनर वन इज endocardium, then we have myocardium, the muscular layer, and उसके बाद the outer one is pericardium। ये आपका हो जाता है विसरल पेरिकार्डियम, ये हो जाएगा पैराइटल पेरिकार्डियम। 3 लेयर्स हैं। अब इन 3 लेयर्स में जो एंडोकार्डाइटिस है इट इज इन्वॉल्विंग द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होगा, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। ठीक है, अब सवाल ये है कि टॉपिक हमारा क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी कि ये जो एंडोकार्डाइटिस है इन्फ्लेमेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो अटैक करेगा एंडोकार्डियम पे, तो दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हम एंडोकार्डियम ले लेते हैं ब्लैक कलर में, और ऑफ कोर्स एंडोकार्डियम में वाल्व्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके माइट्रल वाल्व्स हो गए, ये आपके अवोटिक वाल्व्स हो गए, राइट। अब अगर इन वाल्व्स पे कोई बैक्टीरिया अटैक करे, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आके अटैक करे, अटैक करने के बाद यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद में एलाबोरेट करूँ तो देखिए, आपका जो एंडोकार्डियम है जिसमें आपके वाल्व्स भी आते हैं, ये इनका एपिथेलियम है। एपिथेलियम, ये हेल्दी वाल्व्स है, हेल्दी एपिथेलियम है उनका। ठीक है, इसको अगर हम बाहर निकालें तो बाहर ये बना हुआ है, ये आपके एंडोकार्डियम का एपिथेलियम है। दिस इज द एपिथेलियम। अब लेट्स से किसी मरीज में कोई बैक्टीरिया आ जाए, ये आ गया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉलोनाइज करेगा, कॉलोनाइज करने के बाद बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, नंबर में इजाफा होगा। फिर उसके बाद बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करेंगे, और उस टॉक्सिन से ये जो एंडोकार्डियम है ये डैमेज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब ये एंडोकार्डियम वाल्व्स डैमेज हो गए, तो ये जो एंडोकार्डियम है या ये जो वाल्व्स है, अब ये बन जाएंगे प्रोथ्रोम्बोटिक। क्योंकि आप सबको मालूम है हेमाटोलॉजी के कॉन्सेप्ट से कि एंडोकार्डियम या एंडोथेलियम नॉर्मली स्मूथ होता है, ये एंटी थ्रोम्बोटिक होता है। लेकिन जब ये डैमेज होगा, इंजर्ड होगा, तो द इंजर्ड एंडोकार्डियम विल बिकम प्रोथ्रोम्बोटिक। तो अब यहाँ पे स्टक होना शुरू हो जाएंगे प्लेटलेट्स। ये देखिए प्लेटलेट्स स्टक हो रहे हैं, प्लेटलेट्स के साथ फाइब्रिन प्रोटीन्स आएंगे, फाइब्रिन प्रोटीन्स बनेंगे और थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, उन बैक्टीरिया के साथ साथ यहाँ पे प्लेटलेट्स भी स्टक हो रहे हैं। द प्लेटलेट्स आर गेटिंग स्टक्ड, साथ में फाइब्रिन प्रोटीन भी स्टक्ड हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर इन्फेक्शन है, ऑर्गेनिजम्स है, तो फाइट करने के लिए न्यूट्रोफिल्स भी आएंगे, द इम्यून सेल्स। तो इम्यून सेल्स भी आ रहे हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी सेल्स। और ये प्रॉपर एक थ्रोम्बोटिक मास बन गया। ये जो थ्रोम्बोटिक मास या इन शॉर्ट जो थ्रोम्बाई बन जाए, अगर ये थ्रोम्बाई दिल के वाल्व्स पे बने, चाहे वो माइट्रल वाल्व हो, चाहे वो अवोटिक वाल्व हो, ट्राइकस्पिड वाल्व हो या पल्मोनरी वाल्व, if there is formation of thrombi on the valves of the heart, that is called vegetations। तो बेसिकली क्या बन जाएंगे, वेजिटेशंस। और इन वेजिटेशंस या इन थ्रोम्बाई के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, तो इनको हम कहते हैं सेप्टिक वेजिटेशंस। सेप्टिक का मतलब कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्टेराइल नहीं है, इसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब ये जो वाल्व्स हैं, वाल्व्स के ऊपर देखें प्लेटलेट स्टक हो गए थे, साथ में फाइब्रिन वगैरह स्टक हो जाए, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाए, ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, तो ये हैवी बल्कि थ्रोम्बोटिक मास बन गया, दैट इज कॉल्ड वेजिटेशन। तो फिर से अगर हम रिपीट करें, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने कॉलोनाइज किया, कॉलोनाइज करने के बाद फिर उन्होंने डैमेज किया वाल्व्स को, वाल्व्स डैमेज हो गए, उसके ऊपर प्लेटलेट्स, फाइब्रिन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, हाँ न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये सब स्टक हो गए और एक थ्रोम्बोटिक मास बन गया, दैट इज कॉल्ड वेजिटेशंस। तो
इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वाल्व्स में क्या बनने वाले हैं, वेजिटेशंस, जिनमें बैक्टीरिया होगा या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसको हम नाम देंगे सेप्टिक वेजिटेशंस। ठीक है, यह रफ आइडिया आपने सीख लिया है। अब अगर हम डिफाइन करें इसको, आप नोट्स ओपन करें सब लोग, तो इट इज़ अ कोलोनाइजेशन एंड इन्वेजन ऑफ द एंडोकार्डियम इंक्लूडिंग द कार्डियक वाल्व्स by the microorganisms, resulting in inflammation and formation of infected thrombotic masses called vegetations. अब ये vegetations किस पे मुश्तमिल होंगे? They are composed of platelets, they are composed of fibrins, bacteria and inflammatory cells. तो ये basic concept है infective endocarditis के. Let me repeat it again. Valves attacked by organism causing injury resulting in inflammation and damage to the endothelium will result in formation of thrombotic mass that is called vegetations. ठीक है, अब कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकते हैं, मैं इस पे आपको एंड पे 15-20 MCQs बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक बातें। कॉमन ऑर्गेनिज्म याद रखें कि कॉमनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं जो कि अटैक करते हैं एंडोकार्डियम पे। उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में भी है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, which is the most common cause of infective endocarditis. Then we have Streptococcus viridans, which is the most common cause of subacute infective endocarditis. Then we have Staphylococcus epidermidis, which is commonly attacking on prosthetic valves, artificial valves. Then we have Streptococcus bovis या गैलोलाइटिकस, और ये उन लोगों में कॉमन है जिनको कोलोन कैंसर होता है। ठीक है, एक कॉमन ऑर्गेनिज्म मैंने वैसे ही बता दिया आपको, बाकी इसको मैं एलाबोरेट करूंगा। तो ऑरियस है, विरिडेंस है, एपिडर्माइडस है, बोविस है। उसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक हैसिक ग्रुप बैक्टीरियाज है। हैसिक ग्रुप बैक्टीरिया जो है ये हमारे माउथ में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। फॉर एग्जांपल एच से आएगा हेमाफिलस, ए से आ जाता है आर्गिनोबैक्टर, सी से कार्डियोबैक्टर, आइकनीला, किंगेला, ये बैक्टीरियाज हैं। इसके अलावा वी हैव कॉक्सिला बर्नेटी। कॉक्सिला बर्नेटी बैक्टीरिया यू नो इट इज़ फेमस फॉर कॉजिंग क्यू फीवर वाला ऑर्गेनिज्म है ये। उसके अलावा वी हैव सम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बाटुनेला हेंसली, वी हैव एंटेरोकोकाई। देन देयर इज फंजाई, एंड फंजाई में कैंडिडा एल्बिकन्स आ जाएगा। तो ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन अटैक द वाल्व्स ऑफ द हार्ट। तो दिल के वाल्व्स पे अटैक होगा, ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा, ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनेंगे इन्फेक्टेड थ्रोम्बोटिक मासेस व्हिच विल बी कॉल्ड वेजिटेशंस। वेजिटेशंस विल बी कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरिया, फाइब्रिन, प्लेटलेट्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स। अब अगर ये रफ आइडिया आपके माइंड में बन गया है तो नाउ लेट्स डिग इन। अब ज़रा डिग इन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को हमने डिवाइड करना है दो में। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, तो एक को हम नाम देते हैं अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दूसरे को हमने नाम देना है सब अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब ये अक्यूट एंड सब अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है ये होता है उन ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हाई विरुलेंट होते हैं। हाई विरुलेंट का मतलब क्या है? मोर पावरफुल ऑर्गेनिजम्स। ये दुश्मन हमारा काफ़ी ताकतवर होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि दुश्मन ताकतवर होता है? क्योंकि ये अटैक करता है हेल्दी वाल्व्स पे, यानी दिल में कोई ख़राबी थी नहीं, वाल्व्स बिल्कुल हेल्दी थे, एंडोकार्डियम बिल्कुल हेल्दी था, परफेक्टली ओके था, कोई इशू नहीं था। और इस हेल्दी चीज़ पे अटैक, आप मुझे बताओ, अगर आप हेल्दी हो, अपनी पीक जवानी में हो, सही पावरफुल हो, तब भी अगर कोई बंदा आपसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो बंदा भी सही पावरफुल होगा। तो अगर बैक्टीरिया हिम्मत कर रहा है अटैक करने की तो दैट मीन्स कि बैक्टीरिया काफ़ी विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है। कमज़ोर ऑर्गेनिज्म जो है, कमज़ोर दुश्मन आप पे तब अटैक नहीं करेगा जब आप पावरफुल होते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हाई विरुलेंट होते हैं। दे विल अटैक द हेल्दी वाल्व्स, द हेल्दी हार्ट, नॉट द डिजीज्ड हार्ट। और वो हाई विरुलेंट ऑर्गेनिज्म कौन है? इट्स नन अदर देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो
acute infective endocarditis is caused by Staphylococcus aureus। पेपर का एक MCQ ये आपका निकल गया। और मुझे बताओ, अगर मैं हेल्दी हूँ, दुश्मन मेरा हेल्दी है, पावरफुल है, तो जो लड़ाई होगी वो मामूली लड़ाई होगी या वो ख़तरनाक लड़ाई होने वाली है? ऑफ कोर्स ख़तरनाक लड़ाई होने वाली है। दो पावरफुल दुश्मन लड़ रहे हैं, हाँ, तो अगर पावरफुल दुश्मन लड़ रहे हैं, डेंजरस लड़ाई होने वाली है, तो फिर आप खुद सोचें वाल्व्स का क्या असर होने वाला है। ये जो वाल्व्स है, इन वाल्व्स पे बैक्टीरिया आएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफ ऑरियस, बैक्टीरिया आके कॉलोनाइज करेंगे, अपनी तादाद में इजाफा करेंगे, फिर टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेंगे, वो टॉक्सिन वाल्व्स को डैमेज करेंगे। डैमेज करने के बाद आएंगे बाई प्लेटलेट्स आके स्टक होना शुरू हो जाएंगे, फाइब्रिन आके स्टक होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, लाइक न्यूट्रोफिल्स हमारे आने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो न्यूट्रोफिल्स की भी मौजूदगी होगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, और बैक्टीरिया के साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, फाइब्रिन्स, ये सब जब आएंगे तो इन वाल्व्स के ऊपर जो बनेंगे वेजिटेशंस, ये स्मॉल बनेंगे या लार्ज बनेंगे? ऑफ कोर्स लार्ज बनेंगे। तो देयर विल बी लार्ज वेजिटेशंस, लार्ज हैवी बल्कि वेजिटेशंस, ठीक है, क्योंकि भाई लड़ाई खतरनाक होने वाली है, ऑर्गेनिज्म बड़ा पावरफुल ऑर्गेनिज्म आया हुआ है। तो लार्ज हैवी बल्कि बनेंगे वेजिटेशंस, पॉइंट नंबर 1। अगर हम इसी के साथ अब कंपेयर करें सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को, तो देखिए सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो दुश्मन है वो लेस विरुलेंट है, यानी वो इतना पावरफुल दुश्मन नहीं है। और ये लेस विरुलेंट कमज़ोर दुश्मन हम पे अटैक कब करेगा? जब हम खुद भी कमज़ोर हो तब वो अटैक करेगा। वो बुज़दिल है, वो तो वैसा अटैक कर नहीं सकता। दैट मीन्स कि यहाँ पे दिल जो है या हार्ट जो है वो हेल्दी नहीं है, डिजीज्ड हार्ट पे अटैक होगा, डिजीज्ड या डैमेज्ड वाल्व्स पे अटैक होगा, डैमेज्ड वाल्व्स पे, यानी ये वाल्व्स पहले से ही डैमेज थे, दे वर नॉट हेल्दी एट ऑल। जो ये वाल्व्स थे ये पहले से डैमेज थे, या एंडोकार्डियम पहले से डैमेज था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहता हूँ। फॉर एग्जांपल मरीज़ को पहले से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ था, कल आपने पढ़ा है। मरीज़ को पहले से कोई वल्वुलर हार्ट डिजीज़ थे, स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशंस। मरीज़ को पहले से कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। मरीज़ को पहले से उसने कोई प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया हुआ है, आर्टिफिशियल वाल्व लगे हुए हैं, प्रोस्थेटिक वाल्व्स ये लगे हुए हैं। या मरीज़ को कोई कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, लाइक VSD, ASD। एंड शॉर्ट खुलासा ये है कि इस केस में द हार्ट इज़ ऑलरेडी डिजीज्ड, द हार्ट इज़ ऑलरेडी इंजर्ड, कमज़ोर दिल है। तो कमज़ोर दिल पे दुश्मन भी कमज़ोरी आने वाला है, ठीक है। और वो जो दुश्मन आता है लेस विरुलेंट, वो इट्स नन अदर देन स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है। डू रिमेंबर दिस। तो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन सब एक्यूट इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। The most common organism in acute is Staphylococcus aureus. Another thing, अगर organism इतना पावरफुल नहीं है तो जो अटैक होगा वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस केस में भी बेशक organism आ चुका है, organism ने डैमेज करना है, इस केस में भी बनेंगे थ्रोम्बाई या वेजिटेशंस बनेंगे, प्लेटलेट्स आएंगे, फाइब्रिन आएगा, वो सारे आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एज सच हैवी बल्कि वेजिटेशन नहीं बनने वाले एज कम्पेयर टू द एक्यूट। यहाँ पे बनेंगे स्मॉल वेजिटेशंस, नॉट बल्कि वेजिटेशंस, क्योंकि अटैक इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये क्लासिकल डिफरेंस है एक्यूट में और सब एक्यूट में। फिर एक और चीज़ जो आपको समझना होगा कि अगर प्रोस्थेटिक वाल्व का जिक्र हो जाए तो प्रोस्थेटिक वाल्व में फिर विरिडेंस नहीं होगा, प्रोस्थेटिक वाल्व्स में स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस होगा, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। तो द बेसिक डिफरेंस, हेल्दी दिल पे अटैक एक्यूट, डिजीज्ड डैमेज दिल पे अटैक सब एक्यूट, पावरफुल ऑर्गेनिज्म विरुलेंट ऑर्गेनिज्म acute infective endocarditis, less virulent organism, less powerful organism, subacute infective endocarditis, heavy bulky vegetations, acute, less bulky, not heavy, subacute, ठीक है। healthy दिल, healthy heart, acute, non healthy heart, subacute. That's very simple concept, very simple concept जो कि आपको पता होगा। और फिर आप मुझे बताओ
कि अगर पावरफुल दुश्मन अटैक करेगा तो क्लिनिकल फीचर्स किस तरह आएंगे, सडन ऑनसेट, यहाँ पे द फीचर्स विल बी सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट, इट विल स्टार्ट विद इन आवर्स टू डेज, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों के अंदर अंदर। लेकिन जो सब एक्यूट है इसके फीचर्स एकदम नहीं आएंगे, तो इसको हम कहते हैं इंसीडियस ऑनसेट, इंसीडियस ऑनसेट, ठीक है। इट विल टेक डेज टू वीक्स, फीचर्स में दिन से भी ज़्यादा लग सकते हैं, वीक्स तक लग सकते हैं। और फिर आप मुझे बताओ ज़्यादा कत्लेआम किस में होने वाला है, यानी विरुलेंट कौन हो सकता है एंड लीथल कौन हो सकता है, या फुलमिनेंट। ऑफ कोर्स एक्यूट, इट इज़ फुलमिनेंट। इफ वी लेफ्ट इट अनट्रीटेड तो ये जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट सब एक्यूट में आपने फ़र्क सीख लिया है। अब अगर ये आपने फ़र्क सीख लिया है तो ज़रा नोट्स ओपन करें, नोट्स के जुमले भी मैं आपको रीड करवा देता हूँ। नोट्स में भी लिखा होगा कि एक्यूट, सी एक्यूट में लिखा हुआ है एंडोकार्डाइटिस ऑफ द नॉर्मल हेल्दी वाल्व्स, सब एक्यूट में एंडोकार्डाइटिस ऑफ द प्रीवियसली डैमेज्ड वाल्व्स। यहाँ पर द एजेंट इज हाईली विरुलेंट और यस, यहाँ पे द एजेंट इज लेस विरुलेंट, विरिडेंस, ऑनसेट इज सडन, ऑनसेट इज इंसीडियस, vegetations are heavy bulky, vegetations are lighter, death can occur at is fulminant in hours to days, उसमें weeks to months भी लग सकते हैं। It's very simple। अब देख लो सब एक्यूट में what are the risk factors, prosthetic valves लगे हुए हों, calcified valves हो, bicuspid aortic valve हो, rheumatic carditis हो, cardiac surgery हो गई हो रिसेंटली, या कोई congenital heart diseases हो। एक्यूट में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, IV ड्रग एब्यूजर्स हो, कैथेटर वगैरह पास हो गए हों, शुगर के मरीज हो, या इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड। क्लियर हो गया, चलिए जी। अब अगर ये सीख लिया है तो अब मुझे बताएं इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के टाइम पे दे विल बी रिलीज ऑफ लॉट्स ऑफ साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, इधर से भी रिलीज होंगे, इधर से भी रिलीज होंगे, बट ऑफ कोर्स इस केस में ज़्यादा रिलीज होंगे, इस केस में कम रिलीज होंगे। और यू नो दिस वेरी वेल कि इंटरल्यूकिन्स विल कॉज फीवर, तो हमारे मरीज में फीवर आएगा। अब आप बताओगे ये खुद फीवर हाई ग्रेड किस में होगा, एक्यूट में, एंड लो ग्रेड किस में होगा, सब एक्यूट में। अलॉन्ग विद द फीवर कि इंटरल्यूकिन 6 विल वर्क ऑन द लीवर, और जब इंटरल्यूकिन 6 लीवर पे काम करेगा तो लीवर विल रिलीज इन्फ्लेमेटरी acute phase reactants like CRP, तो CRP भी बढ़ जाएगा, ESR भी बढ़ जाएगा। अब CRP का ज़्यादा होना, ESR का ज़्यादा होना, फीवर का होना, दिस थिंग, दिस आर द फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस। साथ में TLC बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन WBC काउंट, तो WBC मेरे मरीज का बढ़ गया, ESR ज़्यादा है, CRP ज़्यादा है, हाई ग्रेड फीवर है, टिपिकली ये फीचर्स आने वाले हैं। तो आप ज़रा नोट्स में से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर्स में, कि देयर विल बी फीवर विच विल बी सडन, हाई ग्रेड विद चिल्स एंड राइगर्स। यहाँ पे फीवर इंसीडियस एंड ऑनसेट लो ग्रेड विद नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस, ठीक है। अब एक और चीज़ जो कि बड़े मज़े का कंसेप्ट है, आप लोग जुमला लिखें। जुमला क्या लिखेंगे पहले सीख लें। मुझे बताओ अगर वाल्व्स पे अटैक हो चुका है तो क्या ये वाल्व्स ठीक से बंद होंगे? नो, हो सकता है ये वाल्व्स क्या करे, रीगर्जिटेशन हो जाए। अब अगर वाल्व्स हो रहे हैं रीगर्जिटेटेड तो मरमर आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है, अबनॉर्मल हार्ट साउंड तो आएगा। तो अब कमाल का जो जुमला है ना कि इफ देयर इज अ पेशेंट विथ फीवर एंड मरमर, थिंक ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। शाबाश, ये जुमला जल्दी से नोट कर लो। फीवर विथ मरमर इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फीवर आया, मरमर आया, थिंक ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, फीवर विथ मरमर। फिर दो बातें इसमें और ऐड करूंगा जो कि मुझे बहुत पसंद है ये बातें बताना आप लोगों को। देखें जो एक्यूट था ना, एक्यूट में पहले दिल बिल्कुल ठीक था, हार्ट वाज टोटली फाइन, तो दैट मीन्स कि पहले दिल में कोई ख़राबी नहीं थी, कोई मरमर वगैरह नहीं होगा। तो अब अगर मैं इस जुमले को इम्प्रोवाइज करूं, फीवर विद न्यू मरमर, क्या मतलब फीवर विद न्यू मरमर? यानी कि पहले कोई मरमर नहीं आता, नया मरमर आ गया, फीवर विद न्यू मरमर। थिंक ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो कि एक्यूट होगा। तो अब आप जुमला क्या लिखोगे? फीवर विद न्यू मरमर इज एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।
और यू नो सब एक्यूट में हार्ट पहले से डैमेज था, तो हो सकता है पहले कोई एक मरमर होगा, अब कोई दूसरा मरमर हो जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स से पहले मरमर था मिड डायस्टोलिक, अब मरमर हो जाए पेन सिस्टोलिक, क्योंकि दिल पहले से डिजीज था तो पहले से कोई ना कोई मरमर चल रहा होगा, अब वो मरमर चेंज हो जाएगा। तो फीवर विद चेंजिंग मरमर, फीवर विद चेंजिंग मरमर, सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फीवर विद न्यू मरमर, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंड फीवर विद मरमर, थिंक ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। दैट्स इट, फीवर मरमर, फीवर मरमर, इजी। अब देखो नोट्स में भी ये जुमला मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को कि मरमर होगा न्यू मरमर, और यहाँ पे भी मरमर होगा। यहाँ पे लिखा फीवर प्लस न्यू मरमर, यहाँ पे लिखा है चेंजिंग मरमर, चेंजिंग मरमर। फीवर प्लस चेंजिंग मरमर is subacute infective endocarditis until proven otherwise. Fever with new murmur is acute infective endocarditis until proven otherwise. ठीक है। हाँ, सब एक्यूट में एनीमिया भी होगा, यू नो एनीमिया क्रोनिक डिजीज बिकॉज क्रोनिक फिनोमिना है। तो ये कॉन्सेप्ट है एंड आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, इसी बातें हैं। अब ये देख लो यहाँ पे कि अगर मैं आपको रियल इमेज दिखा दूँ, ये वेजिटेशन है जो कि काफ़ी हैवी है, बल्की है। ये देख ले, ये वेजिटेशन है, रिंग एब्सेस है, ये वेजिटेशन है हैवी बल्की। और यहाँ पे देखें तो स्मॉल स्मॉल वेजिटेशन है, वेरी स्मॉल। तो ये सब अक्यूट है, दिस इज सब अक्यूट और दिस वन इज अक्यूट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने क्लिनिकल फीचर्स भी सीख लिए और आपने अक्यूट सब अक्यूट में डिफरेंशिएट भी कर लिया, ऑर्गेनिज्म भी आपने नोट कर लिए। बाकी पैथोजेनेसिस आपके सामने जो मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यूज पॉइंट पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अटैक वाल्व्स पे तो हो रहा है, लेकिन कौन से वाल्व्स पे होगा, कॉमन वाल्व्स कौन से होंगे? तो डू रिमेंबर द मोस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्व्ड इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, द मोस्ट कॉमन वाल्व माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व के बाद एवोर्टिक वाल्व याद रखें, देन ट्राइकस्पिड, देन पल्मोनरी वाल्व। The most common valves involved in infectio endocarditis and also in rheumatic fever, mitral, mitral, mitral. Second number पे aortic, aortic. Third number पे tricuspid valve, then pulmonary valves. ठीक है, तो ये भी आपने इस तरह पॉइंट याद रखना है कि कॉमनली अटैक माइट्रल पे होने वाला है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं जुमला चेंज करने वाला हूँ क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन है। अगर वो पेपर में ये पूछे कि द मोस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्व्ड इन आईवी ड्रग एब्यूजर, यानी एक बंदा है जो एडिक्ट है, वो खुद को इंजेक्शन लगाता है, नशा करता है, तो उस बंदे में वाल्व कौन सा इन्वॉल्व होगा? तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये डायग्राम से मैं क्लियर करवा देता हूँ, आप लोग इधर सब देख लो। ये देखो, अगर एक बंदा आईवी ड्रग एब्यूजर है, वो ड्रग्स लेता है, तो जाहिर बात है नीडल है, नीडल की वजह से भी तो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा सर्कुलेशन में। अब ये जो ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन में एंटर होगा, वेन्स में आएगा क्योंकि इंजेक्शन वेन में ही लगते हैं, वेन से ब्लड आएगा इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड ट्रेवल करेगा और आ जाएगा राइट एट्रियम में। और अब आप समझ गए होंगे, अगर राइट एट्रियम में आ गया तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व कौन सा है? द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब ये बैक्टीरिया अटैक करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व पे। तो आईवी ड्रग एब्यूजर्स में द वाल्व विच इज इन्वॉल्व्ड इज ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि ये करीब है। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व एंड आईवी ड्रग एब्यूजर और ऑर्गेनिज्म इज स्टेफ ऑरियस। अगर वो पूछे द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन आईवी ड्रग एब्यूजर, स्टेफ ऑरियस। अगर स्टेफ ऑरियस पेपर में नहीं है, सुडोमोनास। अगर सुडोमोनास ऑप्शन में नहीं है, कैंडिडा अल्बिकन जो कि एक फंगस है। आईवी ड्रग एब्यूजर स्टेफ ऑरियस नहीं है मौजूद, सुडोमोनास नहीं है, कैंडिडा चूज करें। वाल्व कौन सा होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। हाँ, आईवी ड्रग एब्यूजर नहीं है, कोई और बनना है तो फिर माइट्रल वाल्व। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और ये भी मैंने इधर एमसीक्यू में नोट कराए हुए हैं कि द मोस्ट कॉमन वाल्व involved in IV drug abuser, tricuspid valve, and the most common organism in IV abuser, Staph aureus, फिर Pseudomonas, फिर Candida। extremely important। ये आपने ये MCQ पॉइंट्स भी नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक
टेम्पो बिल्डअप कर लिया है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। अब सवाल ये है कि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए इतना हाई यील्ड क्यों है। इसमें मोर देन 30+ MCQs पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 30+ MCQs। ऑर्गेनिज्म वो पूछेंगे, वो अक्यूट का ऑर्गेनिज्म पूछते हैं, वो सब अक्यूट का ऑर्गेनिज्म पूछते हैं, वो आईवी ड्रग एब्यूजर्स में ऑर्गेनिज्म का पूछते हैं, वो वाल्व्स का पूछते हैं, आईवी ड्रग एब्यूजर में कौन सवाल है उसका पूछेंगे। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से नोट तो कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज द कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट आर गोइंग टू बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो कॉम्प्लिकेशन समझना बहुत आसान है। पहला कॉम्प्लिकेशन अक्यूट वल्वुलर रीगर्जिटेशन, बिल्कुल हो सकता है। वाल्व्स फंक्शन ठीक से करेगा नहीं क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, फंक्शन ऐसा है, तो द वाल्व्स विल रीगर्ज, देयर विल बी रीगर्जिटेशन। ठीक है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रिंग एब्सेस लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज रिंग एब्सेस, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, ये मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें कि लेट्स से दिस इज द mitral valve, here is the aortic valve, mitral valve, aortic valve। अब ये mitral valve है, this is the aortic valve, and you know valves का एक होता है annulus, the round shape, कल मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था। ये जो राउंड है दिस इज कॉल्ड द annulus, और फिर उसके बाद these are the valve leaflets, ये valves के leaflets हैं, the leaflets of the valves। Now please pay attention, अगर ये वेजिटेशंस लीफलेट्स पे थे और अब लीफलेट्स पे होने के साथ साथ इन्होंने इस पूरे एनुलस को इन्वॉल्व कर दिया, द इंटायर एनुलस। तो अब ये जो पूरा एनुलस इन्वॉल्व हो गया, द रिंग ऑफ द वाल्व्स। हाँ, दिस इज द, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सी ये एनुलस है। ठीक है, दिस इज द एनुलस। अगर ये पूरा इन्वॉल्व हो जाए रिंग शेप में तो दिस विल बी लेबल्ड एज रिंग एब्सेस, रिंग एब्सेस होगा। ठीक है, फिर अगेन एक और चीज़ आप देखें, एंडोकार्डियम के साथ क्या होता है, मायोकार्डियम है यहाँ पे, द मायोकार्डियम। तो अगर ये एब्सेस यहाँ से एक्सटेंड कर जाए, इट कैन रीच टू द मायोकार्डियम एंड इवन इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। फिर मायोकार्डियम के बाहर कौन सा लेयर है माय डियर्स, पेरिकार्डियम। तो अगर ये एब्सेस मजीद एक्सटेंड करे, पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व करे, इट विल कॉज पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, रिंग एब्सेस, ये भी किसके फीचर्स है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हो सकते हैं। और कॉमन किस में है, अक्यूट में, क्योंकि वो लिथल है, वो फुलमिनेंट है, एग्रेसिव है। तो रिंग एब्सेस भी एक फीचर आ गया। और इसके अलावा अगर लेट्स से ये अवोटिक वाल में थे, अगर ये अवोटिक वाल में है और हेयर अवोटा, तो फिर यू नो कि वी हैव दिस इज द लेफ्ट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, एंड यहाँ पे वी हैव एवी नोड, एवी नोड मौजूद है। अगर ये एब्सेस पहुँच जाए एवी नोड तक तो एवी नोड से अब कंडक्शन नहीं होगी, और जब एवी नोड से कंडक्शन नहीं होगी तो हार्ट ब्लॉक भी हो जाएगा, तो हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। तो रिंग एब्सेस, एवी नोड इन्वॉल्वमेंट, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है किसके, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। तो देयर कुड बी वल्वुलर रीगर्जिटेशन, देयर विल बी रिंग एब्सेस फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो और कॉम्प्लिकेशन में लिखा है पेरिकार्डाइटिस, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। ठीक है, वो तो 3 बातें आपने सीख ली है। फिर मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं जो कि अब हाई यील्ड है, दैट इज एम्बोलिक फिनोमिना। नाउ व्हाट इज एम्बोलिक फिनोमिना, यू नो व्हाट इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म इज थ्रोम्बस इन मूवमेंट। अगर थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाए और ब्लड के साथ फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड एम्बोलिज्म। क्या एम्बोलिज्म हो सकती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में? यस, ऑफ कोर्स हो सकती है। देखिए, आप खुद सोचें, ये इतने हैवी बल्कि वेजिटेशंस हैं, अगर ये वेजिटेशंस यहाँ से हो गए डिसलॉज, इफ दे गेट्स डिसलॉज, इसके कुछ फ्रेगमेंट्स डिटैच हो गए, तो डिटैच होके ये सर्कुलेशन के साथ ट्रेवल करके किसी भी जगह पे जा सकते हैं, एंड दैट विल बी रिजल्टिंग इन एम्बोलिज्म, एम्बोलिक फिनोमिना। तो एम्बोलिक फिनोमिना भी हो सकता है। और अब आप बताएं,
एम्बोलिक फिनोमिना किस में कॉमन है? अक्यूट में या सब अक्यूट में? ऑब्वियस सी बात है अक्यूट में, बिकॉज अनस्टेबल, हैवी, बल्कि वेजिटेशंस होंगे। अनस्टेबल, हैवी, बल्कि वेजिटेशंस होंगे, तो फिर एम्बोलिक फिनोमिना होगा, राइट। अब ये जो एम्बोलिक फिनोमिना है इसको अच्छे से समझना है, प्लीज़ पे अटेंशन हो। यहाँ पे देख लो, हमें ये देखना होगा कि ये वेजिटेशंस राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे। प्लीज़ टेल मी, राइट साइड किस में था? आईवी ड्रग एब्यूजर्स में। अगर आईवी ड्रग एब्यूजर्स में राइट साइड पे ये बन चुकी है वेजिटेशंस, तो यहाँ से ये आ जाएंगे, डिसलॉज हो जाएंगे, एंड दे विल रीच टू द पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी वेसल्स में, तो दे कैन कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, PE। और अगर ये आगे पहुंच जाएंगे कैपिलरीज के लेवल पे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि दीज वेजिटेशंस कंटेन ऑर्गेनिजम्स, इनमें बैक्टीरियाज है, राइट। अगर इनमें बैक्टीरियाज है तो वो बैक्टीरियाज अब लंग पे अटैक करेंगे, और अगर वो लंग्स पे अटैक करेंगे तो दे विल रिजल्ट इन लंग एब्सेस, लंग एब्सेस। एंड आपके पेपर का एक और MCQ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन organism in lung abscess? Staphylococcus aureus. What is the most common organism in IV drug abuser? Staphylococcus aureus. What is the most common valve in right-sided या in IV drug abuser? Tricuspid valve. तो अगर right side पे थे vegetations, they will embolize होके they will reach to the lungs, and lung में क्या हो जाएगा? Abscess, जिसकी वजह से high grade fever आएगा पेशेंट में, कफ विथ स्पूटम होगा, तो कफ विथ स्पूटम एंड हाई ग्रेड फीवर। और अब जुमला लिखें कि FIV ड्रग एब्यूजर is suffering from infectio endocarditis and now he is having cough, sputum, high grade fever with chills and rigors, think of lung abscess। समझ जाओ कि अब ये वेजिटेशन पहुंच चुकी है किस में? लंग्स में। And do not forget कि these emboli will be having organisms। अगर इनमें organisms है तो इनको हम क्या नाम देंगे? Septic emboli, septic emboli। तो ये तो हो गया राइट साइड का। अब देख लो जरा, अकॉर्डिंग टू द नोट्स देखें, जो राइट साइड वेजिटेशंस है, लंग एब्सेस का खतरा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा है, लंग एब्सेस। और क्या लिखा है मैंने? IV ड्रग एब्यूजर विद लंग एब्सेस, थिंक अबाउट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, जो कि कॉमन वाल्व्स है, अब लेफ्ट साइड पे अगर वेजिटेशंस है तो पे अटेंशन, लेफ्ट साइड पे कौन सा वाल्व था कॉमनली? द माइट्रल वाल्व। नाउ देखे, स्टे विद मी, ये वेजिटेशंस है, राइट, विच कंटेन द ऑर्गेनिज्म। यहाँ से ये हो गए डिसलॉज। अगर ये डिसलॉज हो गए तो डिसलॉज होके दे कैन रीच टू द अवोटा, फ्रॉम द अवोटा दे कैन एंटर टू द कोरोनरी आर्टरीज। अगर ये कोरोनरी आर्टरीज में एंटर हो गए दे कैन कॉज अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डेथ। ये वेजिटेशंस ऊपर आएंगे आर्च ऑफ अवोटा में, यहाँ पर आके दे कैन एंटर टू द ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक एंड दे कैन इवन रीच अप टू द ब्रेन। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं, एंड दिस कैन रिजल्ट इन ऑफ कोर्स स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। दीज वेजिटेशंस कैन ट्रेवल फर्दर, और ये नीचे आके दे कैन इवन रीच अप टू द स्प्लीनिक वेसल्स। यहाँ पर आपका स्प्लीन मौजूद है, तो अगर ये स्प्लीनिक वेसल्स में आ गए दे कैन कॉज स्प्लीनिक एब्सेस, they can cause splenomegaly and they can cause splenic infarction, splenic infarction, ठीक है। मेरे टीचर की ज़ुबानी कुछ बातें थी कि फीवर, मरमर, स्प्लेनोमेगेली या मरमर स्प्लेनोमेगेली, फीवर, मरमर, स्प्लेनोमेगेली, इन्फेक्टियो एंडोकार्डाइटिस। Then these vegetations can reach up to the renal arteries। रीनल आर्टरीज में पहुंच गए, दे कैन ब्लॉक द रीनल आर्टरीज एंड रीनल इन्फार्क्ट हो सकता है।
These vegetations can even reach to the mesenteric arteries जो कि सप्लाई करते हैं intestines को and can result in mesenteric ischemia. Mesenteric ischemia. These vegetations can even reach to the lower limbs and lower limbs में पहुंच के they can cause limb ischemia. Acute limb ischemia करवा सकते हैं. तो देखिए कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं. Acute limb ischemia, ये सारे एम्बोलिक फिनोमिनाज हैं. हाँ, आपने सिर्फ डायग्राम को फॉलो करना है. ये डायग्राम आप मुझसे कई दफ़ा सीख चुके हो, ये आपको सबको ज़ुबानी याद है. फिर अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वन, अगर ये वेजिटेशंस आ जाए आपके सबक्लेवियन आर्टरी में, तो फिर सबक्लेवियन आर्टरी से यू नो दे विल रीच डाउन एक्सिलरी आर्टरी, देन ब्रेकियल आर्टरी, देन अल्नर रेडियल आर्टरी एंड इवेंचुअली द लिम्स. अब अगर ये हैंड्स में पहुंच जाएंगे वेजिटेशंस, अब दे रीच टू द हैंड्स, हाथों में पहुंच जाएंगे, तो फिर हाथों में क्या क्या आने वाला है उसको भी सीख लो. ये देखिए यहाँ पे हैंड्स है. नाउ सी, हाथों पे यहाँ पे बन जाएंगे, ब्लीडिंग होगी एंड रेड स्पॉट्स बनेंगे, पेनलेस रेड स्पॉट्स. और ये जो पेनलेस रेड स्पॉट्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड जेनवे लीजन्स. जेनवे लीजन्स कहते हैं उसको हम, ये बन जाएंगे. इसके अलावा नेल बेड में, जो नेल बेड है, नेल बेड में हो जाएंगे हेमरेजेस, नाखून की बिल्कुल बेड पे. अब दीज आर द नेल्स, नेल बेड पे हो जाएंगे हेमरेजेस. इन हेमरेजेस को हम कहते हैं स्प्लिंटर हेमरेज. स्प्लिंटर हेमोरेज की मोस्ट कॉमन काज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नहीं है, बट इट इज सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो जेनवे लीजन्स, स्प्लिंटर हेमोरेजेस ये हो जाएंगे. ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दीज आर द जेनवे लीजन्स. पेनलेस एराइथेमेटस लीजन्स होंगे जेनवे लीजन्स. ये देखिए ये स्प्लिंटर हेमोरेजेस है, नेल बेड्स पे हो रहे हैं. दीज आर द स्प्लिंटर हेमोरेजेस. तो जो नेल बेड की हेमोरेजेस है स्प्लिंटर हेमोरेजेस. हाथों पे जो बनेंगे दैट इज द जेनवे लीजन्स. जेनवे लीजन्स होंगे. ठीक है, ये आपने नोट करना है. तो अब देखते जाएं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या क्या हो सकते हैं. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का खतरा है, इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा है, स्प्लेनोमेगेली, स्प्लेनिक इन्फार्क्शन, रीनल इन्फार्क्शन, जेनवे लीजन्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं. स्प्लिंटर हेमरेजेस. उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि अहम है आपको, आपके लिए समझना. वो कॉमनली आपको मिलता है सब एक्यूट में. जो फिनोमिना है वो सब एक्यूट में मिलेगा. और वो फिनोमिना क्या है कि आप लोग देखें यहाँ पे अगेन ये बने हुए हैं, बैक्टीरिया आया हुआ है, साथ में बन चुके हैं वेजिटेशंस. अब यहाँ पे वेजिटेशंस डिस्लॉज नहीं होंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया, जाहिर बात है बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, एंटीजेंस. तो इस बैक्टीरिया के एंटीजेंस रिलीज होते रहते हैं. और जब बैक्टीरिया के एंटीजेंस रिलीज होंगे तो इसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज. तो द इम्यून सिस्टम विल मेक एंटीबॉडीज. अब आप बताएं, एंटीजन और एंटीबॉडीज जब आपस में फ्यूज होंगे विद इन द सर्कुलेशन, अगर ये सर्कुलेशन है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बन गया, दैट इज कॉल्ड इम्यून कम्प्लेक्स. और अब ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं, अब ये जाके मुख्तलिफ जगहों पे डिपॉजिट होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पर डिपॉजिट हो सकते हैं, तो दीज इम्यून कम्प्लेक्सेस कैन डिपॉजिट इन द कैपिलरीज इन द वेसल्स ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर. और जब यहाँ पर ये डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पे होगा वस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल बिकॉज ऑफ द इम्यून कम्प्लेक्सेस. और जब वस्कुलाइटिस होगा तो जो टिप ऑफ द फिंगर्स हैं, फिंगर टिप्स, दीज आर द फेलेंजेस, फिंगर टिप्स जो हैं यहाँ पे बन जाएंगे स्मॉल पेनफुल नोड्यूल्स, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर
पेनफुल नोडुल्स बनेंगे बिकॉज ऑफ द वास्कुलाइटिस बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, एंड दैट पेनफुल नोड्स आर कॉल्ड ऑस्लर नोड्स। ऑस्लर नोड्स कहेंगे उसको, ठीक है। तो ऑस्लर नोड्स बनेंगे। ऑस्लर नोड्स इज बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कॉमनली बनते हैं सब एक्यूट में। उसके अलावा दूसरा जो है, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है दे विल अटैक द रेटिना। अब दिस इज द आई, ये आपका कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, पीछे रेटिना है, ये रेटिना के वेसल्स है। तो रेटिना के वेसल्स में अगर आएंगे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, दे विल काज प्रॉब्लम ओवर हियर। यहाँ पर होगा वास्कुलाइटिस, रेटिना में स्मॉल इन्फार्क्ट्स होंगे, और उन इन्फार्क्ट्स को हम कहेंगे रॉथ स्पॉट्स। तो रॉथ स्पॉट्स का बनना, ऑस्लर नोड्स का बनना, इट इज बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है। ये इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना है। इसके अलावा अनदर प्रॉब्लम इज, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं दे कैन इवन डिपॉजिट इन द किडनीज। ये आपके अफेरेंट आर्टरीवोल्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इफेरेंट आर्टरीवोल्स, बेसमेंट, ये बोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस अगर आके अटैक करें आपके ग्लोमेरुलाई वाले एरिया पे, तो दे विल कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, द नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो पेशेंट माइट प्रेजेंट्स विद हेमाचूरिया, प्रोटीनयूरिया, हेमाचूरिया। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का होना, ऑस्लर नोड्स का बनना, रॉथ स्पॉट्स का बनना, ये सारा जो फिनोमिना है, इट इज व्हिच फिनोमिना? इट इज इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है। जो इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना था जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उसमें रॉथ स्पॉट्स, ऑस्लर नोड्स एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, दीज आर द ऑस्लर नोड्स जो कि पेनफुल होते हैं, दे आर वेरी पेनफुल। ये पेनफुल होंगे, टिप ऑफ द फिंगर्स पे बनेंगे, और कॉमनली किस पे बनने वाले? सब एक्यूट में। एंड द रीजन इज वास्कुलाइटिस बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देख लो, दीज आर द रॉथ स्पॉट्स जो रेटिना में होंगे। रॉथ स्पॉट्स, ऑस्लर नोड्स is because of the immune complexes. Splinter hemorrhages, Janeway lesions is usually because of the embolic phenomena, septic emboli, ठीक है। अब इतने सारे बातें बताने के बाद एक सिंपल निमोनिक हम याद रखते हैं कि अगर फीवर है, रॉथ स्पॉट्स है, ऑस्लर नोड्स है, मरमर है, Janeway lesions है, एनीमिया है, नेल बेड हेमोरेजेस है, एम्बोलाई है, तो निमोनिक बन जाता है बैक्टीरिया फ्रॉम जेन। अब इसमें क्या जाएगा? एफ से फीवर, आर से रॉथ स्पॉट्स, ओ से ऑस्लर नोड्स, एम से मरमर, जे से Janeway lesions, ए से एनीमिया, एन से नेल बेड हेमोरेजेस, ई से एम्बोलाई। पूरे फीचर्स एक ही निमोनिक में बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये इतने सारे जो बातें लिखी हुई है, स्प्लिंटर हेमोरेजेस, ऑस्लर नोड्स वगैरह। ना निमोनिक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, बैक्टीरिया फ्रॉम द जेन्स। अब इतने सारे बातें बताने के बाद आते हैं टुवर्ड द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज द डायग्नोसिस। डायग्नोस करने के लिए देखें हम मरीज को लेब्स एडवाइस करेंगे। लेब्स में ऑब्वियस सी बात है, सीबीसी अगर एडवाइस करेंगे तो इंक्रीज टीएलसी, देन ESR CRP रेज्ड होगा, राइट। फिर इको कार्डियोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें देखने होंगे वेजिटेशंस, हमें देखने होंगे रिंग एब्सेस वगैरह। इको में अगर वो आपसे पूछे द बेस्ट इनिशियल इको, तो द बेस्ट इनिशियल इज ट्रांस थोरेसिक इको। दिस इज द बेस्ट इनिशियल वन। लेकिन ज़्यादा अच्छा व्यू अगर चाहिए तो फिर हमें एसोफेगस के थ्रू देखना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांस इसोफेजियल इको। दिस इज द स्पेसिफिक वन, ये बेस्ट है। लेकिन अगर वो पूछे इनिशियल तो ट्रांस थोरेसिक इको, स्पेसिफिक पूछे तो ट्रांस इसोफेजियल इको, ठीक है। ये बातें आपने सीख ली हैं। अब हम फॉलो करेंगे एक क्राइटेरिया को
क्राइटेरिया है मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। जो ड्यूक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से वी हैव सम मेजर क्राइटेरियाज एंड वी हैव सम माइनर क्राइटेरियाज। जो मेजर क्राइटेरियाज है, मेजर क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल जाए। क्या मतलब पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल जाए? यानी ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाए ब्लड कल्चर पे। फॉर एग्जांपल टिपिकल ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाए इन 2 सेपरेट कल्चर्स या मोर देन 3 पॉजिटिव कल्चर्स टेकन मोर देन 12 आवर्स अपार्ट। तो या तो 2 कल्चर्स पॉजिटिव आ जाए जिस पर टिपिकल ऑर्गेनिज्म हो, लेट्स से स्टेफ ऑरियस हो, या 3 कल्चर हम लेंगे डिफरेंट साइड से। कुछ एक साइड से ले लो, फिर 12 घंटे बाद दूसरे साइड से ले लो, फिर 12 घंटे बाद तीसरे साइड से ले लो। अगर तीनों में ऑर्गेनिज्म आ जाए तो इट इज़ कन्फर्म कि ये पॉजिटिव ब्लड कल्चर है, ये मेजर क्राइटेरिया है। या वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूजुअली कल्चर होते नहीं है, अगर उनका इवन की एक भी पॉजिटिव आ जाए तो फिर ये भी मेजर क्राइटेरिया है। सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर इन द केस ऑफ कॉक्सिला बर्नेटी। क्योंकि कॉक्सिला बर्नेटी याद है, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस करवाएगा। ये बैक्टीरिया आप इसको यूजुअली कल्चर कर नहीं सकते, यू कांट कल्चर इट, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर इसमें कोई कल्चर पॉजिटिव आ गया तो इवन एक भी काफ़ी है। और वो बैक्टीरिया जिनको हम कल्चर कर सकते हैं उनमें या 2 पॉजिटिव आ जाए कॉन्जिक्यूटिव या 3 पॉजिटिव आ जाए 12 आवर्स अपार्ट, तो फिर ये मेजर क्राइटेरिया है। साथ में दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है इको कार्डियोग्राफी फाइंडिंग्स। अब इको पे हमें क्या मिल जाए? एब्सेस मिल जाए, रिंग एब्सेस, वेजिटेशन मिल जाए, या डिहेसेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक वाल्व। व्हाट डू यू मीन बाय डिहेसेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक वाल्व? इसको भी ज़रा सीख लो। तो ये देखें, लेट्स सपोज हमने मरीज को एक आर्टिफिशियल वाल्व लगाया था। सपोज कर लेते हैं हमने मरीज को प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया है। अब ये प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया है आउट माइट्रल एरिया पे, ये ठीक है, और ये रिमेनिंग कार्डियक टिश्यू है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिहेसेंस? डिहेसेंस का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ दीज वेजिटेशंस, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो वाल्व है ये डिटैच हो जाएगा रिमेनिंग कार्डियक टिश्यू से। ये रिमेनिंग टिश्यू है और यहाँ से ये डिटैच हो गया है। दिस इज द साइट ऑफ डिटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड डिहेसेंस। तो या तो वाल्व्स की डिहेसेंस हो गई है, या हमें नज़र आ जाए वेजिटेशंस, या हमें नज़र आए रिंग एब्सेस ऑन इको। ये भी मेजर क्राइटेरिया है। तो इको कार्डियोग्राफी एंड ब्लड कल्चर वाली बात है। व्हाट इज द माइनर क्राइटेरियाज? माइनर क्राइटेरियाज में अगर मरीज में मौजूद हो रिस्क फैक्टर्स लाइक वो आईवी ड्रग एब्यूजर्स हो, या उसमें पहले से कोई कार्डियक लीजन्स हो, उसको फीवर हो, उसको एम्बोलिक फिनोमिनाज हो लाइक जेनवे लीजन्स, उसको इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनाज हो, वस्कुलाइटिस हो लाइक ऑस्लर नोड्स हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, ये 5 बन जाते हैं माइनर क्राइटेरियाज। हाँ, या पॉजिटिव ब्लड कल्चर है जो कि मेजर में फिट नहीं हो रहा। क्या मतलब मेजर में फिट नहीं हो रहा? मेजर में हमने कहा था कि 2 कल्चर पॉजिटिव आने चाहिए टिपिकल ऑर्गेनिज्म के लिए। लेट्स से टिपिकल ऑर्गेनिज्म के लिए 1 पॉजिटिव आ गया है, तो पॉजिटिव तो आ गया है लेकिन 2 नहीं है, 1 आ गया है, तो फिर ये मेजर में नहीं बनता, फिर ये माइनर में प्लेस होगा। तो हमारे पास 5 आ गए माइनर क्राइटेरियाज और 2 वी हैव मेजर क्राइटेरियाज। अब डायग्नोस कैसे बनेगा? या तो 2 मेजर क्राइटेरियाज मौजूद हैं, यानी एक पे भी फाइंडिंग्स मिल रही है, कल्चर पे भी फाइंडिंग्स मिल रही है, तो 2 बातें मौजूद हैं, डायग्नोस कन्फर्म है। या 1 मेजर क्राइटेरिया है, 1 मेजर, आइदर कल्चर पॉजिटिव है या इको पे फाइंडिंग्स हैं, साथ में 3 माइनर्स हो। लेट्स सपोज 3 में से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, फीवर है, एम्बोलिक फिनोमिना है, लेट्स सपोज, तो 3 माइनर्स आ गए। या सारे के सारे 5 माइनर मौजूद हो, तो या तो सारे 5 माइनर्स हो, या 3 माइनर 1 मेजर, या 2 मेजर, इनमें से कोई भी हो, डायग्नोस कंफर्म हो जाएगा, इट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद सीआरपी वगैरह ये रेस्ट होंगे। दैट्स इट, नाउ लेट्स ट्रीट। एंड आप समझदार हो, ट्रीटमेंट में वी हैव टू गो फॉर एंटीबायोटिक्स, एंड एंटीबायोटिक्स में वी विल स्टार्ट विद द एम्पिरिकल थेरेपी फर्स्ट। एम्पिरिकल थेरेपी मीन्स ब्लाइंड थेरेपी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लाइंड थेरेपी? ब्लाइंड थेरेपी मीन्स कि अभी हमें आइडिया नहीं है, हमने कंफर्म नहीं किया कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हो चुका है, लेकिन हमें पता है कि कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। वी नो कॉमन ऑर्गेनिज्म में ऑरियस है, विरिडेंस है। तो अब कल्चर की रिपोर्ट आने में जो टाइम लगेगा, 2 दिन लग जाते कम से कम, 2 से 3 दिन, तब तक हम वेट कर नहीं सकते। तो हम ब्लाइंड थेरेपी शुरू कर देंगे, और उसमें द प्रिफर्ड ड्रग्स इज वेनकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। रिमेंबर,
इट इज़ द बेस्ट इनिशियल कि हम वेनकोमाइसिन या जेंटामाइसिन शुरू करा दें, वेनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन। अगर एक मरीज़ वेनकोमाइसिन या जेंटामाइसिन ऑप्शन में आपके पेपर में नहीं है तो देन गो फॉर एम्पिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन एंड जेंटामाइसिन, ठीक है, लेकिन पेपर के लिए ये बेहतर है। फिर एक दफ़ा कल्चर की रिपोर्ट आ जाए और कल्चर में रिक का स्टेफ ऑरियस है, अगर स्टेफ ऑरियस है तो स्टार्ट फ्लूक्लोक्सासिलिन, अगर पेनिसिलिन को एलर्जिक है तो स्टार्ट वेनकोमाइसिन, अगर विरिडनस आ जाए तो विरिडनस के लिए बेंजालिपेनिसिलिन, साथ में वेनको प्लस जेंटा ऐड करेंगे। स्टेफ ऑरियस है और प्रोस्टेटिक वाल्व्स है तो फ्लोक्लोक्सासिलिन, रिफाम्पिसिन, जेंटामाइसिन। हैसिक ग्रुप है तो सिफ्ट्रैक्सोन, अगर एंटेरोकोकाई है तो एमोक्सिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, टॉक्सिला है तो डॉक्सीसाइक्लिन, कैंडिडा एल्बिकन है तो एम्फोटेरेसिन, एस्परजिलस है तो वोरिकोनाजोन। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म हम ड्रग्स देते हैं और यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, एटलीस्ट रिमेंबर कि एम्पेरिकली वी स्टार्ट विद वेनकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन, ठीक है। ये आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो गया। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइलैक्सिस। क्या हमें प्रोफाइलैक्सिस करना चाहिए? उन लोगों में हम करते हैं जिनमें हमें ख़तरा होता है कि हाँ डर होता है कि इन लोगों में इन्फेक्ट होने का डर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कोई डेंटल प्रोसीजर कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेंटल प्रोसीजर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म कौन सा आएगा, विरिडेंस आ सकता है। तो डेंटल प्रोसीजर्स के लोगों में या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हो या कार्डियक सर्जरी हो या कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का मरीज़ हो, और अगर पेपर में पूछे कि हम कौन सा ड्रग देते हैं प्रोफाइलैक्सिस में, तो ओरल एमोक्सिसिलिन देते हैं, ओरल एमोक्सिसिलिन। तो अगर उन्होंने पूछा आपके पेपर वालों ने कि प्रोफाइलैक्सिस में हम कौन सा ड्रग प्रेफर करेंगे, एमोक्सिसिलिन प्रेफर करते हैं। लेकिन डू रिमेंबर कि एक चीज़ है, आजकल कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड। तो अब दो ऑप्शन है, अगर वो कहे कि ड्रग कौन सा देंगे पुराने गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हो जाए तो ड्रग याद रखिए एमोक्सिसिलिन, अदरवाइज नो नीड अ प्रोफाइलैक्सिस। एंड सर्जरी कब करेंगे? अब द वाल्व्स आर डैमेज्ड, दैट्स इट। ये मेन पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट, सब एक्यूट आपने पढ़ लिया, आपने एम्बोलिक फिनोमेना पढ़ लिया, आपने इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना पढ़ लिए। अब आते हैं टुवर्ड द एमसीक्यू पॉइंट्स। तो एमसीक्यू पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं। What is the most common cause of acute infective endocarditis? Staphylococcus aureus. What is the most common cause of subacute infective endocarditis? Streptococcus viridans. What is the most common cause of infective endocarditis and prosthetic valve? Staphylococcus epidermidis. एक लफ्ज़ MCQ है यहाँ पे। What is the most common cause of infective endocarditis and colon cancer patient? Streptococcus bovis. Most common cause of infective endocarditis after dental procedures? Viridans. Viridans के बाद Hasek groups. Most common cause of infective endocarditis in IV drug abusers? और yes, नहीं तो Pseudomonas, नहीं तो Candida. कॉमन वाल पढ़ा चुका हूँ। कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस यानी हमें ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आ रहा, थिंक अप कॉक्सिला। वो नहीं है तो हैसिक ग्रुप, वो नहीं है तो फंजाई। हैसिक ग्रुप याद है, ये जो ग्रुप मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 10 ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी पेपर में उन्होंने अक्यूट सब अक्यूट का जिक्र नहीं किया है। अगर अक्यूट सब अक्यूट का जिक्र नहीं किया है तो स्टिल यू हैव टू चूज ऑरियस। ऑरियस नहीं है तो फिर विरिडेंस। इट्स अ रिक्वेस्ट, गलतियाँ मत करना, अपडेटेड चीज़ें फॉलो करें। ओवरऑल मोस्ट कॉमन काज ऑरियस, acute most common cause aureus, IV drug abuser most common cause aureus, prosthetic valve Staphylococcus epidermidis अगर रिसेंटली उसको हो जाए। हाँ, ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर वो कहे 3-4 महीने पहले उसने प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया है, तो 3-4 महीने पहले अगर लगाया है और अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है फिर ऑरियस है। लेकिन अगर वो कहे रिसेंटली लगाया है, उसने वाल्व अभी लगे हैं, रिसेंटली लगाया है, तो फिर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस होगा, एपिडर्माइडस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। 3-4 महीने पहले लगा चुका है तो फिर ऑरियस चूज करना है। ये बातें मेरी गौर से सुन लेना, बार बार रिपीट कर लो वीडियो, लेकिन अच्छे से सुन लो इस चीज़ को, ठीक है। ये तो हो गया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब ये पढ़ने के बाद एक आखिरी फाइनल टच दे देते हैं अदर कॉजेज ऑफ एंडोकार्डाइटिस को।
तो देखो एंडोकार्डाइटिस अगर बैक्टीरिया की वजह से है दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। उसमें क्या बनेंगे? वेजिटेशंस, जो कि आपके सामने है, हैवी बल्कि क्या बन चुके हैं? वेजिटेशंस। लेकिन क्या वेजिटेशन सिर्फ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बनेंगे? नो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाली वेजिटेशन जो है वो सेप्टिक होंगे, उसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो हैवी बल्कि होंगे। लेकिन इसके अलावा रूमेटिक डिजीज में भी बनेंगे। और प्लीज़ रिमेंबर, आपने कल पढ़ा है क्लास में, रूमेटिक डिजीज वाले जो वेजिटेशन होते हैं ना, दे आर वेरी स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल एंड दे आर फिक्स्ड, यानी कि इनमें एम्बुलाइज होने का खतरा नहीं होता। तो वेरी स्मॉल मल्टीपल वेजिटेशंस है, उनमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वो स्टेराइल होंगे, मल्टीपल होंगे, फिक्स्ड होंगे, एम्बुलिज्म का खतरा उनमें नहीं होगा, वो रूमेटिक डिजीज की है। फिर अगर कोई हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो, हाइपर कोगुलेबल स्टेट फॉर एग्जांपल किसी कैंसर की वजह से हो, किसी मैलिग्नेंसी की वजह से हो, और उसकी वजह से बन जाए वेजिटेशंस, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ये लिखा हुआ है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, या इसको हम कहते हैं मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। एंड मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस आपको किस में मिलेगा? मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस विल बी सीन इन हाइपरकोगुलेबल स्टेट, बर्न पेशेंट्स, या कोई कैंसर जिसमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, कैंसर के रिलेटेड हो, मैलिग्नेंसी से बात करें तो रिमेंबर मेरेंटिक। देन SLE वाले मरीजों में, SLE वाले मरीजों में जो एंडोकार्डाइटिस होगा उसको हम कहते हैं लिबमेन सेक एंडोकार्डाइटिस, लिबमेन सेक एंडोकार्डाइटिस। और मैं स्टूडेंट्स के लिए सिंपल कर देता हूँ कि SLE याद रखें, सेक लिबमेन एंडोकार्डाइटिस। तो लिबमेन सेक SLE में होता है, मेरेंटिक ट्यूमर्स में हाइपरकोगुलेबल स्टेट में होता है, और इनमें कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। प्लीज़ नोट दिस। और बस आखिर में एक 2 MCQ और बता देता हूँ कि अगर वो कहे मरीज़ को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और जब हमने कल्चर किया, कल्चर में आ गया स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, या वो कह दे आ गया स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस, अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम होगा कोलोनोस्कोपी का। द नेक्स्ट स्टेप विल बी कोलोनोस्कोपी। पूछे क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ऑर्गेनिज्म जो है या गैलोलाइटिकस, ये कोलोन में होता है, एंड कोलोन कैंसर के मरीजों में ये आ जाता है ब्लड में एंड अटैक्स द हार्ट। तो बोविस या गैलोलाइटिकस कोलोनोस्कोपी करेंगे। ठीक है, अगर वो कहे कि GI प्रोसीजर, GIT की कोई सर्जरी हमने की है, गैस्ट्रिक कोई सर्जरी की है, इंटेस्टाइन्स की कोई सर्जरी, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म कौन सा आएगा, तो फिर थिंक अबाउट एंटीरोकोकाई, एंटीरोकोकाई। माय डियर्स, रिक्वेस्ट है ये बातें मत भूलना, ये टॉपिक हाई यील्ड है फॉर MCQs। ठीक है, तो GI प्रोसीजर्स, एंटीरोकोकाई, कोलोनोस्कोपी कब करेंगे? अगर बोविस आ जाए। कोलोन कैंसर के मरीज में ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? बोविस होगा। दैट्स इट। ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लो। गुड लक।